देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। मूसलाधार बारिश दिल्ली में हो रही है लगातार, लिहाजा स्टूडियो की तरफ रुख करना पड़ा। अपने मेहमानों के साथ मैं हाजिर हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। कुछ मेहमान पहुंच पाए, कुछ रास्ते में हैं, कुछ अभी घर से निकल रहे हैं। जी हाँ, ये आलम स्टूडियो में है क्योंकि बारिश काफी तेज है। तो जो मेहमान आए उनसे बहस का आगाज करेंगे। और बातचीत का जो आज मसला है वो ये कि सैटरडे वाले दिन, जिस दिन हम शनिवार को बहस करते हैं, उसमें पूरे हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर होती है उसको लेकर सामने आते। तो इस हफ्ते जो बातचीत रही उसमें भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था जो अहम तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, और दूसरा मुद्दा जो था यूसीसी का रहा, जिस पर पूरी बहस होती रही आज इस बार पूरे हफ्ते। वहां से भ्रष्टाचार से यूसीसी तक की तमाम सारे मुद्दों को आज हम सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राकेश जी। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी मुस्कुराते हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एसके दत्ता साहब कुछ देर बाद मौजूद रहेंगे। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के, क्योंकि यूसीसी का एक मुद्दा जो बहुत तेजी से उठाया इस हफ्ते में, उसको लेकर हम बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजकुमार भाटी जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, आज यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बहस में, अक्सर हमारी बहस में शरीक रहते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डायस पे 2 स्थान खाली हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन आनंद दुबे हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मुस्कुराता चेहरा उनका भी दिख गया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश को जवाब दूं में पहला सवाल जिसको हम लेके आ रहे हैं, और वो ये है कि कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल है। कांग्रेस कुशासन और करप्शन का मॉडल है, और मोदी जी जो है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। यहां से बातचीत का आगाज, पहला मुद्दा जो हम यहां लेकर आ रहे हैं वो ये। जी पहले कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जी जनाब। मोदी जी गारंटी हैं, मित्र बचाने की गारंटी है। मोदी जी गारंटी हैं, विरोधियों को धमकाने की गारंटी है। मोदी जी गारंटी हैं, पाप धोने वाले अपने ही मित्रों को, जिसको पाप धो रहे हैं भाजपा में लाकर, वॉशिंग मशीन वाले। ये सारी गारंटी जो उन्होंने दी है, मैं तो चाहता हूं कि एक बड़े पुराने मित्र हैं जो पूरे देश पर छा गए हैं आज, 25,000 करोड़ रुपए का ऑफशोर कंपनी का घोटाला पार्लियामेंट से लेकर के और पूरा देश में हंगामा, एक कार्रवाई सीबीआई ईडी का एक चपरासी उनके यहाँ घर चला जाता। नाम लूं या छोड़ दूं मैं? नहीं, आप छोड़ेंगे। अडानी जी हैं, अडानी तो 24 आगे छोड़ने वाला कोई मसला ही नहीं रह गया। अब तो 24 का मसला है ना, प्यारे मित्र छोड़ने का कहां रह गया जी? लगातार पूरा देश देखता रहा। दूसरी बात, जिनको ये गारंटी से छाती पीट पीट के कहते थे मैं गारंटी देता हूं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, आ गया। जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, हम नहीं कहते थे, आज भी हम नहीं कहते हैं, लेकिन मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, और उसी भाषण में एक सप्ताह पहले कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, छाती पीट पीट पर कहा। हम लोग को क्या पता, देश की जनता इतनी भावुक और इतनी सौम्य है, उसे पता चला कि ये तो अजीत पवार के घर से जाके खींच के लाएंगे। वेरी गुड, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मोदी मतलब करप्शन पर कार्रवाई की गारंटी, पहला सवाल जो मैंने रखा। देखिए, कांग्रेस, सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन दोनों पर्यायवाची है। कांग्रेस नाम सुनते ही एहसास हो जाता है कि बात करप्शन की होने जा रही है। जीप घोटाले से शुरू किया गया कांग्रेस का घोटाला जीजा जी के घोटाले तक आकर के खत्म हुआ, और जब से यूपीए की सरकार गई, पिछले 9 वर्षों में बहुत प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई घोटाला खोजे। और पिछले चुनाव में सबको याद है कि चौकीदार चोर है नारा लेकर के आए थे, राफेल राफेल चिल्लाए थे, लेकिन राफेल नहीं, राहुल फेल हो गया। वास्तविकता यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपए चलता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज हमने डीबीटी स्कीम के तहत एक एक पैसा जनता के खाते तक पहुंचाने का काम किया है। 2.25 लाख करोड़ रुपए आज हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते तक पहुंचाने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपए अगर हमने फसल बीमा योजना से किसानों के खाते तक पहुंचाया है, तो एक भी पैसा बिचौली ने नहीं लिया है। इसलिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी नरेंद्र मोदी है, और भ्रष्टाचार में जेल से बेल है, इस समय बेल पे बाहर है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, पूरा परिवार। कांग्रेस दिन पार्टी में जी, समाजवादी पार्टी में रिस्पॉन्स जी। बेल लोग जो बेल पे इनके यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के सब पर जो बुकलेट निकालते थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आ मुकुल, जा मुकुल, आ अजीत,
उप मुख्यमंत्री बन जा अजीत। ये तो इनकी भ्रष्टाचार पर गारंटी है। ऐसी गारंटी यदि दे रहे हैं तो मुझे लगता है एनसीपी को क्या कहा था इन्होंने, क्या है करप्ट पार्टी, कौन सी करप्ट पार्टी कही थी आपने, याद है आपको? अब मैं कहता हूं नरेंद्र क्लीन पार्टी हो गई है एनसीपी, जो आ गई है इनके पास। ये एक रास्ता अपना रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, झूठ और फ्रॉड और जुमला पढ़ रहे हैं। भाटी जी आप सहमत? अपने मित्रों को बचाने का मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस ये दोहरापन क्यों रखती है। आप अगर अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो छाती ठोक कर कहिए कि हमने भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आप जब बनाएंगे तब वो क्लीन रहेंगे, हमारे पास शामिल हो जाएंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये दोहरापन बंद करिए, ये दोहरापन बंद करिए। शुरुआत में कहा, मैंने का कहना जब तक आपसे तब तक कहा था। नहीं, आपका तो मसला हम तो आज भी कह रहे हैं, ऐसे बोल कैसे लेते हैं ये लोग, इतना माने इस लेवल पर चले कैसे जाते हैं, आश्चर्य लगता है, शर्म भी नहीं आती। क्या राजनीतिक सूचिता यहां नीचे गिर गई? मैं आता हूं, बिल्कुल आनंद जी आपके पास आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं जी। पहले समाजवादी पार्टी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम टू यू जी। समाजवादी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। देखो, भ्रष्टाचार इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रमुख समस्या है। तो नरेंद्र मोदी जी गारंटी है उसके, उस पर वार की? उसी पर आ रहा हूं। किसी विद्वान ने कहा था कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत के पास इतने संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं और मैन पावर है, इसके बावजूद भी अगर इस देश के लोग गरीब हैं तो उसका कारण भ्रष्टाचार है। और तमाम भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अगर राजनीति का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, राजनीति में लोग ईमानदार हो जाएं, तो बाकी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं मोदी जी, आज भाटी जी आप बोल नहीं पा रहे। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा, अपना चरित्र शुद्ध करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। सिस्टम से भ्रष्टाचार दूर होगा, भाषणों से नहीं होगा। उसके लिए सिस्टम क्या बनाया मोदी जी ने? क्या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई सिस्टम बनाया है? बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोगी किया है माननीय मोदी जी ने। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़िया शाकाहार पर भाषण दे रहा हो, शाकाहार के गुण बता रहा हो। कैसे बढ़ाया मैं बताऊं। पहली बात तो ये जो सरकारें गिरी, ईमानदारी से, जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ईमानदारी से सोचें। और आप भी असीम जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, शानदार पत्रकार हैं, जनवादी पत्रकार हैं। ये जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में सरकारें गिराई गई हैं, क्या इसमें काले धन का उपयोग हुआ या नहीं हुआ? क्या विधायक खरीदे गए या नहीं खरीदे गए? क्या उन्हें मुकदमों से डराया गया या नहीं डराया गया? ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगाई गई या नहीं लगाई गई? और एक सवाल ये उठता है, इसका जवाब आप त्रिपाठी से जरूर लेना, राकेश जी से, कि जिसके लिए 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि वो चौहान जो है चक्की पीसिंग, वो तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार से दिक्कत होती और भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो आप जिन्हें खुद भ्रष्टाचारी बता रहे थे, कम से कम उन्हें तो पार्टी में शामिल ना करते। तो शपथ मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। दत्ता जी। प्रतीक भाई, मैं तो पहले सोचा था कि शायद आज का शो जो रक्त रंजित हो रहा है बंगाल, उस पे होगा। बहुत सारे लोग, मेरे शो में तो एक गारंटी होती है, कहीं से भी आप खोल लीजिए, कहीं से भी आप 200-400 हो चुके। भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो कृपया करके शांत आपने ऐसा सोचा। आप बड़े देशभक्त हैं, तो मणिपुर भी देश में ही है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जो लोग मारे गए हैं उनको मेरा नमन है और श्रद्धांजलि है। बंगाल में बात आती है भ्रष्टाचार को लेके, बात आती है कम्युनलिज्म, तमाम चीजों को लेके। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो इस देश में। मैं नहीं जानता हूं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसके विरोध में होगा। पर भ्रष्टाचार का हथियार क्या होगा खत्म करने का, भ्रष्टाचार किस हिसाब से खत्म होगा, यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी अक्सर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में तो शायद ऐसे वॉशिंग मशीन है जिसके चलते सब शुद्ध होके निकल आते हैं। अब मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वॉशिंग मशीन है कि जिन पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जैसे वो कल्ली काट के कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो एकदम धो जाता है, साफ सुथरा हो जाते हैं। तो भाजपा के पास अगर वॉशिंग मशीन है, आपके पास भाई साहब इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन है। मत भूलिए कोतरोची को और यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को चार्टर्ड फ्लाइट से किसने उड़ान
बढ़ा के भगाया था इस देश से श्रीमान राजीव गांधी जी, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री। तो किस हिसाब से मगरमच्छ के आंसू फेंक रहे हैं आप, और किस हिसाब से मीराबाई के भजन गा रहे हैं आप? भ्रष्टाचार की नींव आप है, भ्रष्टाचार की जननी आप है, कम्युनलिज्म की नींव आप है, कम्युनलिज्म की जननी आप है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार को संयोजित प्रायोजित वे में किसी ने अगर शुरू किया, किसी पार्टी ने शुरू किया, तो वो श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को। इंदिरा जी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में कब राइट दत्ता जी में आया, दत्ता जी आया, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। मैं जी जनाब, भ्रष्टाचार पर वार की गारंटी मोदी जी। मैं आ रहा हूं सर, पहले डिबेट को आपको सर आप आंसर देंगे, मैं आऊंगा कांग्रेस पे आऊंगा। एक प्रतीक भाई, एक बहुत पहले एक ऐड आता था कि फैशन के दौर में गारंटी की जो है इच्छा ना करें, तो चुनावी फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ये सब जानते हैं। और जब वो गारंटी की बात कर रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान साहब पीछे ही बैठे हुए थे। व्यापम घोटाले पे साहब 2 अल्फाज नहीं निकलते, बोला करें, भारतीय जनता पार्टी कूदा करे। अब बरसात का मौसम है, आपको पता है, कुछ जो है चुनाव के अंदर जो है बरसाती मेंढक भी निकलेंगे और बहुत से लोग टटर करेंगे, तो वो कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं। भाई साहब, जब आप गारंटी की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा की गारंटी की भी बात करा करिए। भ्रष्टाचार पे तो बात हो रही है, करिए ना आप। अभी देखिए 40% सरकार जब गई है कर्नाटक में, उस वक्त साहब भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, उस पर बात नहीं करते हैं। उसके बाद हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार है, उस पर बात नहीं करते हैं। बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। चुनावी मौसम है साहब, इस चीज को समझना चाहिए। और दूसरी मैं बात कह दूं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है राजस्थान के दौरे पे थे, अभी थोड़ी देर पहले चुनावी रैली हो रही थी, ना मणिपुर पे बोले हैं और ना दत्ता जी आपको बता दूं, ना जो है बंगाल की हिंसा के ऊपर बोले। 2 अल्फाज माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते। लेकिन और आज उससे पहले एक बात हुई, सुबह सुबह मोहब्बत की खेती करने राहुल साहब पहुंच गए। हमारे यहाँ कहा जाता है धान बो दिए, उन्होंने तो आज सच में धान बो दिए मोहब्बत के। और 2024 में वो फसल काटी जाएगी मोहब्बत की। जो नफरत के बाजार लगे हुए थे, जो मोहब्बत की दुकान खुली, अब तो मोहब्बत की जो है वो खेती भी राहुल गांधी करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा माहौल खुलेगा, परेशान ना नहीं होता है। ये बिकाऊ चीज नहीं है मोहब्बत की, सप्लाई डिमांड के हिसाब से मोहब्बत की दुकान खोल के। अरे जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम दिया है पूरे दुनिया को, वहां पे मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम दिया है ना, यूनिवर्सल लव और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिस देश ने पूरी दुनिया को दिया है, राहुल का मतलब समझ जाए दत्ता जी, तो ये बात ही नहीं। ये कोई वस्तु नहीं है, खरीदा जाए और दुकान नहीं होती है। मोहब्बत एक पूजनीय चीज होती है, वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है मोहब्बत। और ये देश का 5000 साल ये भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाइए आप। देखिए आपके डिबेट ओपन करूंगा। अभी आनंद भी मौजूद है महाराष्ट्र से, मुंबई से। बंसल साहब हाथ उठा रहे थे जी, मोहब्बत की दुकान पे बोलना चाह रहे थे। जो लोग हिंसा फैलाते हैं दुनिया के अंदर, जो मजहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाते हैं, जो अपने पैगंबर के नाम को भी बदनाम करने से बाज नहीं आते, और जो लोग जो महिलाओं के साथ में हलाला जैसी विभत्स परंपरा के साथ में उसको ढोते हैं, 3 तलाक पर चुप रहते हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ ये भी होना चाहिए। और अभी मुझे बताइए, देखिए अभी जब अगर मैं 2 देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, ये बिल मिला के ना, देखिए मैं चुपचाप सुन रहा था, मेरी बात के साथ बिल मिला गए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी चर्चा है पूरे देश के अंदर। मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए? महिला सम्मान के लिए ना। आप समर्थन करेंगे? करेंगे आप? करेंगे, समर्थन करेंगे? ब्लूप्रिंट आ जाएगा। ब्लूप्रिंट अरे जब आया नहीं तो लोग कर रहे हो, कुछ है नहीं, हवा में ब्लूप्रिंट आया नहीं, अब मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा है। जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, जब ब्लूप्रिंट आया नहीं, जब ब्लूप्रिंट आया नहीं उससे पहले लिफाफे देखे मैंने। अरे एनपीपी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, वो विरोध कर रहे हैं, उन पे नहीं बोला जाएगा। लखनऊ के मस्जिद से ऐलान हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है बाकायदा इस्लामिक यूथ को भटका रहा है और उनको आतंकवाद की राह पर धकेल रहा है। और मेल जो है पूरे देश में भेज रहा है कि आप विधि आयोग को ये भेजिए।
मैं कहता हूं आखिरकार क्या दिल्ली आयोग ने लोकतंत्र में विरोध नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध नहीं होना चाहिए, संवैधानिक हक है जवाब भाई। लेकिन देखिए वेरी क्विक, प्रतीक जी, बड़ी विचित्र परंपरा है। अभी सारे लोग बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ, ये बात सही है। मेरी एक शब्द पे जो ना बिलबिला गए। आप देखिएगा, पहले अकेले अकेले कहना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं के साथ प्यार होना चाहिए। अरे प्यार के नाम पर जो लव जिहाद चल रहा है उसमें नहीं बोलेंगे ये लव जिहाद हो गए, कई लड़कियों को कर दिया गया। लेकिन एक शब्द नहीं बोले। मुझे बता दिए कि किसी लव जिहाद की घटना पे एक शब्द बोले क्या आप? मैं कहता हूं क्या होता है प्यार? प्यार की डेफिनेशन नहीं जानते और आप यहाँ प्यार। अच्छा प्रतीक भाई, एक सवाल है सभी से यहाँ पर, और राकेश जी खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जिसने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक करके छोड़ा, उसके ऊपर तो साफ कानून है। जिसने बिना बताए छोड़ दिया, उसकी सजा क्या होगी? ठीक है, मैं उस पर बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। जी आनंद जी मोदी जी भ्रष्टाचार पर गारंटी। प्रतीक जी नमस्ते। देखिए आदरणीय मोदी जी ने जब भाषण दिया कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, दिल से कहता हूं बहुत अच्छा लगा सुन के, आत्मा प्रसन्न हो गई कि मोदी साहब अब किसी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि उनके कहने के अनुसार यह बात थी कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब उसे अपना बना लूंगा, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचारियों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, शायद वो ये कहना चाहते थे। भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर वार की गारंटी हूं, पूरा सेंटेंस बोलिए। अच्छा, भ्रष्टाचारियों पर वार की पूरी गारंटी है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि हमारे यहाँ 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की शपथ होती है। अजीत पवार, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप लगाया कि भाई हमारी सरकार जब आएगी तो इनसे चक्की पिसवाऊंगा, चक्की पीसिंग। दूसरे नेता छगन भुजबल 2 साल जेल के अंदर रहे हैं, अभी केस चल रहा है, और कहते थे कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भी मंत्री बन गए हैं। हसन मुशर्रफ, किरीट सोमैया पानी पी पी कर कोसा करते थे कि हसन मुशर्रफ आज जेल जाएंगे कि कल जेल जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल, जिनकी बिल्डिंग, जिनमें उनका ऑफिस था, जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग ईडी सीबीआई ने सीज कर रखी है। एक देशद्रोही के साथ उनका रिश्ता निकला था, उस मामले में ईडी और सीबीआई केस चला रही है। हमारे राज्य में 70 से ज्यादा नेता हैं जिन पे ईडी और सीबीआई की एक न एक बार रेड हो गई है या कार्रवाई हो गई है। कोई न कोई ढंग से कोई जेल आके थोड़े दिन के लिए बेल पर है, कोई अभी तक जेल जाने के कगार पर है। हम एक बात नहीं समझते कि आप लोगों को पकड़ लीजिए, वो अगर देशद्रोही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें सजा दिलाइए, उन्हें फांसी पे लटकाइए, देश आपके सम्मान में ताली बजाएगा। लेकिन जब आप केवल बदले की भावना से, दबाव तंत्र की राजनीति करने की भावना से, विपक्ष को समाप्त करने की भावना से यदि आप उन पर दबाव तंत्र लगाकर कुछ दिनों के लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं और जैसे ही वो आपकी बात मान लेते हैं, आपके सहयोगी बन जाते हैं, वो एकदम पवित्र और निर्मल हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचार की गारंटी पर वार नहीं हो सकता। बिल्कुल वॉशिंग पाउडर बीजेपी, भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए, यदि आप भाजपा के नजदीक। राइट। मैं आप नाउ द डिबेट इज ओपन, और जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं भी उसी वाक्य को दोहरा रहा हूं। भाटी जी बस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि ये गोल्डन सेकंड है, डिबेट ओपन है, समय ना खराब करिएगा, एक को एक के बाद बोलने दीजिएगा। कांग्रेस विल ओपन नाउ द डिबेट और बाकी रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बाद। जी देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। हाँ, कांग्रेस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह देश में जो मुद्दे थे तब से लेकर आज तक, जिससे कि देश का विकास हो, देश से भ्रष्टाचार कम हो और देश में महंगाई, बेरोजगारी, जनता के मुद्दों पर बहस हो, जैसा बहस है, महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का उत्थान हो, उस पर हमने काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया। आज जो लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो वाजपेयी जी के टेन्योर को भी पूरा करते हैं। और कुछ लोगों में आंख पे पट्टी बंधी है, उस पट्टी का कोई इलाज नहीं है, वो पट्टी आज के दौर में बांध लिया और उनको लगता है 2014 से पहले ये देश ही नहीं था। अब इनका कौन इलाज करे, इनको कौन समझाए कि भाई 2014 से पहले भी देश था, 2014 से पहले कई राष्ट्रीय पार्टियां थी, भाजपा के भी लोग सत्ता में रहे, ठीक है, कम रहे, और जनता ने मुद्दों पर समर्थन सबको दिया था। यदि हम उस लायक थे तब हमको 70 और 60 वर्ष सत्ता में रखा था। यदि आप, आज मैं कहता हूं, आज आप उस लायक, आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मिसाल के तौर पे सवाल रख देता हूं जी कि छत्तीसगढ़ में मकान गरीबों के बनने थे जी,
प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा छत्तीसगढ़ में कि हम मकान देना चाहते, कांग्रेस गरीब के मकान के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री जी को लिखित भाषण आजकल दे दिया जा रहा है। गढ़बो नया छत्तीसगढ़, ये बदलबो नया छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, वहां नया छत्तीसगढ़ हम बना रहे हैं, गुड़वा दुरवा नरवा बारी, ये कंसेप्ट है। जस्ट उसके अलावे जल जीवन मिशन की बात इन्होंने की। जल जीवन मिशन में चौथे नंबर पर है। जनजाति समाज का दोहन कर रही है। अभी ज्ञान दे रहे थे, मुझे बताए ना, अभी बंसल साहब ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, जो आपने गढ़वा की बात करी, मैं वो छत्तीसगढ़ की बात करूं। आप ही बोलिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये नैतिकता नहीं करती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नैतिकता कहती है। बोलिए बस 10 सेकंड में आप बोलेंगे और मैं आप में नहीं चुप रहूंगा। हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात उन्होंने की थी। छत्तीसगढ़ में एक एक करप्ट लोगों को पकड़ने का काम हम कर रहे हैं और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। माफिया, ईडी और सीबीआई का ये धौंस दिखा करके डराने और धमकाने का काम प्रधानमंत्री ऑफिस कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राकेश जी, 10 सेकंड। मध्य प्रदेश 50% कमीशन की सरकार हो गई है आज। मध्य प्रदेश पर एक शब्द, एक आवाज नहीं आती प्रधानमंत्री जी की। है राकेश जी मध्य प्रदेश पर बोले। अब आप हाथ उठाएंगे, सारे लोग जो हाथ उठाएंगे उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफ कोर्स जब बात आएंगे, पहले राकेश जी। देखिए अजय जी ने जो आपके सवाल को डक किया, जिसको जवाब देने से परहेज किया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान क्यों नहीं बन रहे। पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज पक्का आवास मिला। आज की जो बारिश हो रही है ना, जिनके कच्चे मकान हैं उनकी पीड़ा पूछिए, जिनको आज पक्के मकान मिल गए हैं उनके चेहरे की मुस्कान देखिए। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पीड़ा हो रही होगी कि उनके पक्के मकान क्यों नहीं बने। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कि दिसंबर के बाद नए साल की आहट में नए मकान बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ जाएगी। और विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम गरीब कल्याण योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जी ने किया है और भ्रष्टाचार को मिटा करके किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार को न रोका होता तो बैंक अपने घर का भरते रहते थे। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और वोट बैंक से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेने की पॉलिटिक्स, ये विदेशों में अपने खाते खुलवा करके उसमें धन जमा कर लेने की पॉलिटिक्स, इस पर बेरोजगारी किस प्रदेश के अंदर है राकेश जी? सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़िया आंकड़े पढ़ के नहीं आए हैं। राजस्थान में क्या आंकड़ा है मालूम है आपको? और मैं आवाज की एक बात और जोड़ दूं, एक बात आवाज में वन बाय वन, आपने छत्तीसगढ़ में आवास की जब चर्चा की ना, मैं उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दूंगा। 17,000 प्रधानमंत्री आवास केवल सैंक्शन किए थे ये राजकुमार भाटी जी की सरकार ने। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 45 लाख मकान हमने 5 साल में देने का काम किया है। यह सरकार परिवर्तन का अंतर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भ्रष्टाचार है वहां बुलडोजर चला है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने बिल्कुल उसको वहीं से जोड़ दिया जहां भ्रष्टाचार उन्होंने बुलडोजर चलाया और गरीबों को मकान दे दिया। डबल इंजन की सरकार जो इतने साल से मध्य प्रदेश में, वहां कहां बुलडोजर चल रहा है? अरे वहां भी बुलडोजर चला। अरे सुनिए, अरे आ रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचारियों को। वो जिहादी ने एक हिंदू लड़की को अरे रोए तो थे यार, पुराना हो गया। अरे जब बुलडोजर चला था तब रोए तो थे जब बात भूल गए क्या? बिक नहीं रहा, चूरन बिक नहीं रहा, भूल गए आपके। नया लेकर के आइए, पुराना चूरन है। कौन सी पार्टी में चले गए? भ्रष्टाचार पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महिला सुरक्षा पे बात करिए। महिला सुरक्षा, लेकिन मामा जी जो कह रहे थे वो पहुंच गए थे। महिला सुरक्षा बात करना, लेकिन महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा की बात करना, लेकिन लव जिहाद पे बात मत करना। महिला सुरक्षा की बात करना, लेकिन हलाला मत बोलना। हिंदू मुसलमान के अलावा भी देश में मुद्दे हैं। अरे हाँ, हिंदू मुसलमान के अलावा भी देश में मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, यूसीसी पे बयानबाजी करने लगे, उसके बाद आते ही आज बहुत दिनों बाद उनको मुसलमानों की भी याद है। आप ऐसा मत बोलिए माननीय प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, उन्होंने मुसलमानों की बात करी है। आप ऐसी मत करिए, ऐसा मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो है मुस्लिम और बंसल जैसे साहब लोग जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में जाकर के बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मुसलमानों के हिमायती बनने की बात कर रहे हैं। अरे हम नहीं लड़ते, ये कोई बताए मुझे टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं आकर के। नहीं, जब बात टेलीप्रॉम्प्टर पे आकर के पढ़ते हैं। जब बात साहब
इररिलेवेंट पोर्शन को मैं छोड़ता हूं, रिलेवेंट पोर्शन को, ये यकीनन हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़े मुद्दे कुछ इस देश में हैं नहीं, और वो जरूरी है डिस्कस करने। नहीं, वो भारतीय रोजगार, बेरोजगारी नहीं है। नहीं, मैं जब आप तंज करें मैं तंज नहीं करूंगा। हलाला पे बोलो ना कुछ, क्या हलाला क्या होता है? देखिए आगे बोलो ना, हलाला क्या है? क्या महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भाई, बताओ ना क्या है, बताओ ना। फिर आगे आप हिंदू मुसलमान, बताओ ना। अरे आप बेरोजगारी की बात करिए। आप बोलो गलत है। मैं बेरोजगारी बात करूं, मैं बेरोजगारी बात करूं। बेरोजगारी आप बताइए बेरोजगारी हो रही है बात, करिए बेरोजगारी। महिला सशक्तिकरण, आप महंगाई के ऊपर बात करिए, महिला सशक्तिकरण, महंगाई के ऊपर बात करिए, सशक्तिकरण, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर बात करेंगे। मैं दोनों महान भाव से कह रहा हूं, इस पर बात होनी चाहिए कि जो एग्जाम्स हुए, जो कैंसिल हो जाते हैं, युवा परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट्स हो, नई नौकरियों के लिए नई वांट्स निकले, इस पर जरूर बात हो, जरूर ऑफकोर्स बात हो, लेकिन हाँ सामाजिक मुद्दे भी जब बात डिस्कस किए जाने। जब आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो तमाम जो बंसल साहब ने पॉइंट आउट किया वो भी एक मुद्दा है, नहीं बोलते, और वो मुद्दा है, महिलाओं का दोहन करना, लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। उम्र में धोखा खाया है जब हो गए 80 पार, चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया जित पवार। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ब्रेकअप करके अपनी पार्टी से कई नेता अब भाजपा के नेताओं को डेट कर रहे। कुछ ऐसे भी हैं जो कि लॉगिन भी कर चुके हैं, भाजपा के ओटीपी का वेट कर रहे हैं। आंखें मल लीजिए, होश थाम लीजिए और अब ये सुनिए। ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां है। फोटो है परी का, बिल्कुल। तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है सर, क्योंकि हमने भी महसूस किया। 5 साल की तलाश, सैकड़ों लोगों से पूछताछ और रिसर्च के बाद मिल गया उनका पता। खोखले दावे नहीं बल्कि सबूत के साथ देखिए, मिल गया परिलोक, आधी हकीकत आधा फसाना। आज रात 8:57 पर। आने जाने के लिए बनी ट्रॉली टूट गई थी, जिसके बाद लोग जान पर खेलकर नदी पार करते दिखे, जबकि पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से वहां पर बहने वाली धौली नदी उफान पर है और वीडियो में लोग नदी के तेज बहाव के बीच उसे एक दूसरे की मदद से पार करते दिखाई दिए, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए बनाई गई ट्रॉली टूट गई। चलगांव में तेज बारिश से कुछ मलबा जमा हो गया था, जिससे एक ट्रॉली को नुकसान हुआ है। इसीलिए लोगों को मजबूरी में उस नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी, जबकि अधिकारियों ने जल्द ही उस ट्रॉली की मरम्मत करवाने का दावा किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां उफनते नाले में एक कार तिनके की तरह बहती दिखाई दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार उस नाले के ऊपर से गुजर रही थी, तभी वो कार सैलाब में बहती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार पानी की तेज धार में बहती नजर आई। पानी की रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा हो। उफनते नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकाल सके, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त कार पानी में समाई उसमें सवार लोग बाहर निकल चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। इधर अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां खराब मौसम की वजह से पहलगाम और बालटाल गांव से होकर गुजरने वाली यात्रा को रोक दिया गया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का बालटाल मार्ग भारी बारिश और बर्फबारी के बाद खराब हो गया है, जिससे होकर जाने वाले यात्रियों के लिए खतरा देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को रोक दिया। अधिकारियों के मुताबिक मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की वजह से पहाड़ दरकने और जलभराव की समस्या खड़ी हो गई, जिसे देखते हुए यात्रियों को गुफा की तरफ जाने की परमिशन नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश की वजह से एक शमशान घाट में सैकड़ों लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये सभी लोग वहां किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और उसी वक्त अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में वहां 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए।
जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग फंस गए और पानी बढ़ता देख उनके हाथ पांव फूल गए। कुछ ही देर में हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों की वहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिसके बाद वो शमशान घाट में बने कमरों की छतों पर चढ़ गए और मदद पहुंचने तक किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने वहां पहुंचकर रस्सी के सहारे फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबरदस्त बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के सोलन से पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया। पहाड़ खिसकने की यह घटना उस समय हुई जब वहां से 2 कारें गुजरी, लेकिन ऐन वक्त पर कार बचकर निकल गई और बड़े बड़े पत्थर कार पर न गिरकर उसके पीछे गिरे। पहाड़ खिसकने का यह डरावना वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन से आया, जिसमें तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा। यह घटना जिस समय हुई वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, यही वजह रही कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों पर गिरने वाले थे। सोलन में जबरदस्त बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने के अलावा सड़कें धंसने की तस्वीरें भी आईं, जिसकी वजह से वहां कसौली रोड को बंद कर दिया गया। बताया गया कि अगले 10 दिन ये रास्ता बंद रहने वाला है। इधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले 48 घंटे बेहद खराब रहने वाले हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया। इन अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम संचालित किए गए। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जहां भी बंद हो रहा है, उसे समय रहते ही खोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने जाने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत की तरह ही पाकिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। वहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। वहां भीषण बारिश की वजह से 55 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। यानी पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहां बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान और जाफराबाद समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई और इस वजह से वहां 55 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही करीब 3000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, वहां के मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी। यानी पाकिस्तान में हो रही बारिश अभी और तबाही लाएगी। बादल फाड़ बारिश की सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 वर्ग मीटर के हिस्से में 54 लीटर से ज्यादा पानी भर गया। इस वजह से स्पेन के सरागोसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर जान हलक में आ गई, क्योंकि सैलाब में एक कार पूरी की पूरी डूबी दिखी। उसमें सवार महिला को अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ना पड़ा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके लिए छत पर टिके रहना मुश्किल होने लगा। वो तो राहत की बात रही कि उस महिला को पानी से निकालने के लिए वक्त पर बचाव कर्मी पहुंच गए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर जारी है। आज शरद पवार नासिक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपना दमखम दिखाएंगे और येवला विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। येवला में शरद पवार एनसीपी में फूट के बाद पहली बार रैली करेंगे। शाम 4 बजे रैली का आयोजन होगा। येवला मंत्री छगन भुजबल का गढ़ माना जाता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार ने सभी 44 विधायकों को फोन किया। हालांकि एनसीपी के जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उन्हें फोन नहीं किया गया। उधर अजीत पवार गुट ने शरद पवार पर हमला बोला और खुद को असली एनसीपी बताया। सैलाब में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने वाली वो महिला अकेले नहीं थी। स्पेन के सरागोसा से जिंदगी के लिए जंग की ऐसी कई तस्वीरें आई, जिनमें लोग जमीन आसमान एक करते दिखे। सैलाब में बहकर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई थी, इसलिए कई लोग उनकी छतों पर चढ़े नजर आए। विकराल रूप ले चुके पानी को देखकर लोगों को सामने मौत नजर आने लगी। एक तस्वीर में तो एक शख्स सैलाब से बचने के लिए कार की छत नहीं बल्कि एक पेड़ पर चढ़ा दिखा। एक और आदमी पेड़ पर पनाह लिए नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और लोगों को अनजाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसके बीच से होकर गुजर रही आने जाने वाली गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी दिखी। मूसलाधार बारिश के बाद मकान, दुकान और सड़क पर हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। बड़ों बुजुर्गों के लिए जगह जगह हुए जलभराव ने जहां मुसीबत खड़ी कर दी थी, वहीं बच्चों के लिए सावन की पहली बारिश सुहाना मौसम लेकर आई और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने पर बच्चे इस बारिश के बीच मस्ती करते दिखाई दिए। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी कि वो घर में ही रहें, क्योंकि सैलाब अपने रास्ते में आई हर चीज को निकल गया। इस वजह से एक कदम भी बाहर रखने का मतलब होता मौत को न्योता देना। और तस्वीरें भी इस बात का सबूत पेश करती दिखी। पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहा ले गया।
बीच हाईवे से गाड़ियां ऐसे बह गईं जैसे तिनके हों। और बाहर तो क्या, स्पेन में अपने घर तक में सुरक्षित रहना लोगों के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि बारिश का पानी वहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से हालात बहुत ज्यादा डरावने हो गए। गली मोहल्लों से बारिश का पानी किसी विशाल नदी की तरह बहता नजर आया, जिसमें कारें पूरी तरह डूबी दिखी। और जब भारी भरकम गाड़ियां नहीं बची तो फिर कूड़ेदान की क्या औकात, वो भी पानी में बहते दिखे। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में भारी बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके बाद लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी ने किए भद्रकाली मंदिर में दर्शन। तेलंगाना को पीएम ने दी विकास की बम्पर सौगात, 6100 करोड़ की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में पीएम बोले, न्यू इंडिया में स्पीड और स्केल से काम हो रहा है। वारंगल की रैली में केसीआर सरकार पर बोला हमला। राजस्थान को पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। बारिश के बीच पीएम के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। रैली में गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में कल से अब तक 15 लोगों की मौत का दावा। टीएमसी पर बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप। बीजेपी ने टीएमसी पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को आगे से पकड़ा, जबकि बाकी लोग उसे पीछे से धकेलते दिखे। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस नाले को पार कर लिया, लेकिन वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर गलती से भी उनका पैर फिसल जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। भारी बारिश की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से लोग जुगाड़ से ही नदी और नाले पार कर रहे हैं। इधर अहमदाबाद में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह हुई जलभराव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली है, जिसमें सड़क पर चलने वाली गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और गाड़ियां धीरे धीरे पानी के बीच रेंगती नजर आई, जबकि पैदल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए पानी से होकर गुजरना और मुश्किल हो गया। बताया गया कि अहमदाबाद के पंचवटी सर्किल इलाके में ड्रेनेज लाइन खराब होने की वजह से बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। बताया गया कि नदी पर आने जाने के लिए बनी ट्रॉली टूट गई थी, जिसके बाद लोग जान पर खेलकर नदी पार करते दिखे। जबकि पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से वहां पर बहने वाली धौली नदी उफान पर है और वीडियो में लोग नदी के तेज बहाव के बीच उसे एक दूसरे की मदद से पार करते दिखाई दिए, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए बनाई गई ट्रॉली टूट गई। चलगांव में तेज बारिश से कुछ मलबा जमा हो गया था, जिससे एक ट्रॉली को नुकसान हुआ है। इसीलिए लोगों को मजबूरी में उस नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी, जबकि अधिकारियों ने जल्द ही उस ट्रॉली की मरम्मत करवाने का दावा किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां उफनते नाले में एक कार तिनके की तरह बहती दिखाई दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार उस नाले के ऊपर से गुजर रही थी। तभी वो कार सैलाब में बहती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार पानी की तेज धार में बहती नजर आई। पानी की रफ्तार को देखकर ऐसा लगा मानो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा हो। उफनते नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकाल सके, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से कार तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त कार पानी में समाई उसमें सवार लोग बाहर निकल चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। इधर अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां खराब मौसम की वजह से पहलगाम और बालटाल गांव से होकर गुजरने वाली यात्रा को रोक दिया गया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का बालटाल मार्ग भारी बारिश और बर्फबारी के बाद खराब हो गया है, जिससे होकर जाने वाले यात्रियों के लिए खतरा देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को रोक दिया। अधिकारियों के मुताबिक मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की वजह से पहाड़ दरकने और जलभराव की समस्या खड़ी हो गई, जिसे देखते हुए यात्रियों को गुफा की तरफ जाने की परमिशन नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बारिश की वजह से एक शमशान घाट में सैकड़ों लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये सभी लोग वहां किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और उसी वक्त अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में वहां 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग फंस गए और पानी बढ़ता देख उनके हाथ पांव फूल गए। कुछ ही देर में हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों की वहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिसके बाद वो शमशान घाट में बने कमरों की छतों पर चढ़ गए और मदद पहुंचने तक किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने वहां पहुंचकर रस्सी के सहारे फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबरदस्त बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के सोलन से पहाड़ खिसकने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया।
जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता नजर आया। पहाड़ खिसकने की यह घटना उस समय हुई जब वहां से 2 कारें गुजरी, लेकिन ऐन वक्त पर कार बचकर निकल गई और बड़े बड़े पत्थर कार पर न गिरकर उसके पीछे गिरे। पहाड़ खिसकने का यह डरावना वीडियो हिमाचल प्रदेश के सोलन से आया, जिसमें तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा। यह घटना जिस समय हुई वहां से गाड़ियां गुजर रही थी। यही वजह रही कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ियों पर गिरने वाले थे। सोलन में जबरदस्त बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने के अलावा सड़कें धंसने की तस्वीरें भी आईं, जिसकी वजह से वहां कसौली रोड को बंद कर दिया गया। बताया गया कि अगले 10 दिन यह रास्ता बंद रहने वाला है। इधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले 48 घंटे बेहद खराब रहने वाले हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया। इन अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम संचालित किए गए। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जहां भी बंद हो रहा है, उसे समय रहते ही खोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने जाने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत की तरह ही पाकिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। वहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। वहां भीषण बारिश की वजह से 55 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। यानी पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों तक आसमान से पानी की शक्ति में आफत बरसेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में हो रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहां बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान और जाफराबाद समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई, और इस वजह से वहां 55 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही करीब 3000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, वहां के मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी। यानी पाकिस्तान में हो रही बारिश अभी और तबाही लाएगी। बादल फाड़ बारिश की सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 वर्ग मीटर के हिस्से में 54 लीटर से ज्यादा पानी भर गया। इस वजह से स्पेन के सरागोसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर जान हलक में आ गई, क्योंकि सैलाब में एक कार पूरी की पूरी डूबी दिखी। उसमें सवार महिला को अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ना पड़ा, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके लिए छत पर टिके रहना मुश्किल होने लगा। वो तो राहत की बात रही कि उस महिला को पानी से निकालने के लिए वक्त पर बचाव कर्मी पहुंच गए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बैठकों का दौर जारी है। आज शरद पवार नासिक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपना दमखम दिखाएंगे और येवला विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। येवला में शरद पवार एनसीपी में फूट के बाद पहली बार रैली करेंगे। शाम 4 बजे रैली का आयोजन होगा। येवला मंत्री छगन भुजबल का गढ़ माना जाता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार ने सभी 44 विधायकों को फोन किया। हालांकि एनसीपी के जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, उन्हें फोन नहीं किया गया। उधर अजीत पवार गुट ने शरद पवार पर हमला बोला और खुद को असली एनसीपी बताया। सैलाब में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने वाली वो महिला अकेले नहीं थी। स्पेन के सरागोसा से जिंदगी के लिए जंग की ऐसी कई तस्वीरें आई, जिनमें लोग जमीन आसमान एक करते दिखे। सैलाब में बहकर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई थी, इसलिए कई लोग उनकी छतों पर चढ़े नजर आए। विकराल रूप ले चुके पानी को देखकर लोगों को सामने मौत नजर आने लगी। एक तस्वीर में तो एक शख्स सैलाब से बचने के लिए कार की छत नहीं बल्कि एक पेड़ पर चढ़ा दिखा। एक और आदमी पेड़ पर पनाह लिए नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई और लोगों को अनजाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर है। जो हमारे मेहमान लगातार जुड़े हैं उनकी तरफ एक बार फिर से सवाल को लेकर जाएंगे। और ये प्रोग्राम जो है पिछले हफ्ते की जो प्रमुख घटना होती है, जो बातचीत होती है, जिस पर बहस और जिस पर बातचीत के रुख को हम सामने रखते हैं, यूसीसी से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को पिछले हफ्ते में बातचीत होती रही, उसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। आनंद, हम आपके पास भी आएंगे जो कि लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और बाकी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए भारत की ओर देख रही है, और यहां विपक्ष क्या कर रहा है कि उसके पास जो काम है वो ये कि सुबह शाम मोदी जी को गाली देना और एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाना, ये पूरी रणनीति है। इसी पर बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। आनंद, हम आपके पास आएंगे, लेकिन शॉर्ट रिएक्शन पहले दत्ता जी आपका। जी, सच्चाई है ये और ऐतिहासिक सच्चाई है। अब पिछले हफ्ते
आप अगर फिगर उठा के देख लेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत का जो मौजूदा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नंबर 1 पे है। चीन को आगे पीछे छोड़ दिया है भारत ने, आप नंबर 1 प्रथम स्थान पे है भारत। दूसरी बात यहां पे ये आती है कि 3.53 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है भारत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परसों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंकड़ा है। अब बात आती है 60 साल लगातार 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में क्यों कम हो रही है, डॉलर की क्यों बढ़ रही है? भी वो 2016 में बना भारत। 2 ट्रिलियन इकोनॉमी 2016 में बना भारत, और 2016 से लेके 2023 तक 3.5 लोगों की आय घट क्यों रही है? बढ़ना चाहिए। इन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई। लोगों की आय क्यों घट रही है? 2014 से पहले की वैल्यू क्यों घट रही है? बेरोजगारी कितना था बेरोजगारी चिदम्बरम साहब की फिगर कोट करूं, लोकसभा डिबेट के प्रांगण में उन्होंने कहा था 17 करोड़ पॉपुलेशन इस देश का बेरोजगार है। वो यूपीए सरकार के दौरान की ये सच्चाई है। झोली में तो बेरोजगार खेलेंगे मोदी जी को, और फिर कहता हूं कि नहीं बेरोजगारी। राइट दत्ता जी जवाब वेरी क्विक रिस्पॉन्स। इनसे ये पूछ लीजिए, अभी जो मैंने सवाल डाला उसके सवालों के जवाब दत्ता जी नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसे ही जब देश उन्नति कर रहा है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों रह रहे हैं? क्यों राशन क्यों दे रहे हैं? अब आप सुन लीजिए, 5 ट्रिलियन पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों की, नौजवानों की कितनी हो गई? डॉलर की वैल्यू क्या पहुंच गई? रुपए की वैल्यू क्या पहुंच गई? अरे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है इस वक्त, दत्ता जी सवाल जवाब से जरूर पूछा जाना चाहिए। आपने कहा 80 लाख लोगों को आप राशन फ्री में क्यों दे रहे हैं, तो आपसे सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में बिजली फ्री क्यों दे रहे हैं? आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि महिलाओं को आपने 3000 रुपए देना क्यों शुरू किया, क्यों दे रहे हैं आप महिलाओं को? आप बेरोजगारी भत्ता क्यों देने की बात कहते हैं? क्योंकि आप अपने भारतीय जनता पार्टी ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 40% करप्शन करा और उससे लोगों की आय घटी भी है। और आपको पता हो कि न्याय योजना की भी बात करी थी राहुल गांधी साहब ने। अब आप देखिएगा, आप देखिए। आनंद का एक शॉर्ट रिएक्शन लेंगे, देन आई विल कम टू द डिबेट। जी आनंद जी। प्रतीक सर ऐसा है कि टमाटर का भाव पेट्रोल से भी महंगा हो गया, यह किसी से छुपा नहीं है। ये जो आंकड़े मोदी साहब और बीजेपी की सरकार बता रही है, ये कागजी आंकड़े हैं, धरातल पर कहीं देखने नहीं मिल रहा। बेरोजगारी का आलम अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। अब 1000 चीज 9 साल में यदि आप देखें तो 9 साल में आपने जो वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र से। हमारे महाराष्ट्र में आज यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस जोड़ तोड़ की राजनीति से लोग परेशान हो गए। अब वो खुल के लोग कहने लगे हैं। उसका कारण है क्या? पार्टियों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कमजोर करते हैं। आज बीजेपी का 5 एमपी का सीट वहां आने की स्थिति में नहीं है, बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो आप छत्तीसगढ़ हारेंगे, आप राजस्थान हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हारेंगे, आप तेलंगाना में आपके पास कुछ नहीं है, हैदराबाद में कुछ नहीं है, तमिलनाडु में कुछ नहीं है, कर्नाटका में सीटें कम हो रही हैं। आप जीतेंगे कहां भाई? आपने वादा किया था कि मैं देश का मुखिया हूं। आनंद, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाह रहा हूं, क्योंकि डिबेट में तो अमूमन जब मैं डिबेट करता हूं तो हल्ला होता रहता है, मैं जनता के बीच में रहता हूं, लेकिन फिर भी ताज्जुब है कि भाग सब उसी तरफ रहे जिसकी तरफ से आप कह रहे हो हारेंगे, भाग उसी तरफ रहे हैं सारे लोग। नहीं, उसका कारण है कि क्या कारण क्या है? मैं जानना, मैं आ रहा हूं। राकेश आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आनंद से आनंद मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं। भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, इसके लिए वो भागते हैं। और जो मर्द है चुनाव जीत रही है, हराने के लिए, जीतने के लिए नहीं जीत रही। ये देश की राजनीति में पहला अवसर है जब राजनीतिक पार्टियां अपनी जो परिवारवादी पार्टियां हैं सारी मिलकर के एक पार्टी को हराने में लगी हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और बाकी सब जीतना इनको उद्देश्य नहीं है। उसके बाद भी आशा की किरण कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसा बनाया गया, जोड़ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ हराने के लिए भी सारे लोग एक साथ आए इस देश में। वो जीतने के लिए होता था, और अब तक राजनीति में लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ते थे, अब ये हारने के लिए और हराने के लिए। आनंद आप कंप्लीट करिए, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड आ रहा हूं और दे रहा हूं। प्रतीक जी मैं ये कह रहा हूं, पहले जो लोग कहते थे 400 पार, अब कहते हैं 300 पार।
मुझे लगता है कि 150 पार नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं विश्व गुरु है, बहुत बड़ी महाशक्ति है। पहिया भी गया, मेरे यहाँ तो 3 पहिया, ट्राइसाइकिल भी गई। राइट आनंद, मैं आ रहा हूँ, दत्ता जी आ रहा हूँ, राकेश जी आनंद जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ रही है। आप कमजोर हित क्यों है कि टूट जाते हैं? ये पुत्रमोह में टूट रही है। महाभारत के उदाहरण को याद करिए कि दुर्योधन के पुत्रमोह में भाई वो कह रहे हैं आप डरा रहे हैं, महाभारत होना स्वीकार किया। ये पुत्रमोह छोड़ दीजिए ना, ये पुत्रमोह वाली पार्टियां ही टूट रही है। आप कमजोर न होते टूट क्यों जाते? और ये तोड़ने के लिए आप हमको जिम्मेदार बता रहे हैं। अपने अंदर भीतर झांक कर देखिए, अगर पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र होता तो ये पार्टियां न टूटती। आप जब डिक्टेटरशिप के तहत तानाशाही चलाएंगे, पार्टी को परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो पार्टियां ऐसे ही टूट जाएंगी। और ये टूटने वाली पार्टी अपने भीतर झांके, भाजपा को दोष न दे। भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम तो आप करते रहे हैं। चाहे पार्टी को तोड़ दे, चाहे देश को तोड़ दे। मैं आ रहा आनंद को मौका मिलना चाहिए। भाटी जी ने हाथ उठाया कि पुत्र मोह में, मैं जरूर आऊंगा। वहां भी इशारा है कि बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी होगा। मैं आ रहा हूं भाटी जी, आ रहा हूं। आनंद विल रिस्पॉन्ड। पहले तो नेशनल चैनल पर कह रहे हैं कि हाँ हम पार्टियां तोड़ते हैं, यदि सामने वाला कमजोर है तो हम तोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है भारत की राजनीति में। दूसरा, यदि ये हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो ये 30 वर्षों हमारे साथ, पीडीपी के साथ, अकाली दल के साथ, जेडीयू के साथ, टीडीपी के साथ, कहीं कहीं तो बसपा के साथ, जहां आपको समय मिलता है सारी परिवारवादी पार्टियों के साथ सरकार चलाते हो। आनंद जी, जब तक हमारे साथ थे तब तक तो जुड़े हुए थे। ये तो कांग्रेस के साथ जाकर के टूट गया। आप तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ गए तब आप जाकर के टूट गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन किया, गठबंधन धर्म का पालन किया है। दशकों तक आपको साथ लेकर के चले, लेकिन अब भगवा झंडे के घर को बदलने वाले, जिसने मजहबी तुष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, जिस कांग्रेस के खिलाफ हमेशा राजनीति की, उस कांग्रेस के जाकर के गोद में बैठ गए। तो आपका टूट जाना तो स्वाभाविक था। आपके अपने कर्मों से सेना टूटी, आपके अपने कर्मों से एनसीपी टूटी है। आप अपनी विचारधारा से डिगे हैं, आप अपनी विचारधारा से डिगे इसलिए टूटे हैं। आनंद उन्होंने कहा कि आप अपने कर्मों से टूटे हैं, आप अपने कार्यों की वजह से टूटे। जब तक आप मेरे साथ से समूचे थे, जैसे ही आप कांग्रेस के पास गए आप टूट गए। यही इनका दो रूप चेहरा है, यही इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये यही चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे दास बनकर रहिए, मेरे अंडर में रहिए। आप खुल के अपनी पार्टी को नहीं बढ़ा सकते, आप खुल के देश के प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकते। क्या हम प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का सपना न देखें? क्या मुख्यमंत्री का सपना न देखें? जिंदगी भर आप को राम भक्त कहता हो और हनुमान चालीसा का विरोध करता हो तो क्या राजनीति में रह सकता है? क्या कभी नहीं किया, मुझे बता दीजिए। कभी नहीं किया। आप देखिए, देखिए मैं राजनीति की बात नहीं करता। मैं दे दूंगा, जवाब दे दूंगा, आनंद दे दूंगा। आनंद वन बाई वन, आनंद आप 1 by 1 मैं आपको चांस दे रहा हूं जी। प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार कुनबे का टूटने का कारण क्या था? कारण हनुमान जी थे। हनुमान जी को आपने कहा करने नहीं। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए, हारने का कारण भी हनुमान जी थे। हारने का कारण भी हनुमान जी। नहीं, देखिए हारने का कारण भी मैं वही कह रहा हूं। अगर टूटने का कारण हनुमान जी तो हारने का कारण भी हनुमान जी। मैं कह रहा हूं अगर हनुमान चालीसा का विरोध नहीं करते तो ये इनकी स्थिति आज ये नहीं होती। आखिरकार बाला साहब ठाकरे की पार्टी, कमाल की बात है, जिनकी तूती बोलती थी कभी, आज उनके जो वंशज हैं वो मिमियाई घूम रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आज ये बोलना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे का जो रौब था, बाला साहब ठाकरे का जो समर्पण था, आज उनको पीछे छोड़ दिया सिर्फ राजनीतिक, शुद्ध राजनीति के लिए। आप देखिए कि रजा अकादमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आप वहां लाशों का ठेका देते हो कोविड काल में, कमाल की बात कर रहे हैं। और आप देखिए जिहादियों को प्रोत्साहन देते हो। आज पूरा जो महाराष्ट्र था, पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो शिवाजी की पुण्य भूमि है, वो आज जिहादियों के कर्मभूमि में। राइट साहब, बदल साहब, आनंद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। आनंद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए।
हम बजरंग बली के भक्त हैं। पूरी हनुमान चालीसा धारा प्रवाह आपके सामने अभी पढ़ सकता हूँ। प्रतीक भैया को मालूम है और बजरंग बली ने आपको सजा दी है। बजरंग बली का नाम लेकर लेकिन पार्टी ने हनुमान चालीसा का विरोध क्यों किया? आखिरकार एक विधायक को हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्या शिवाजी की धरती पर हनुमान चालीसा पढ़ना कानून ने अपने तरीके से काम किया, कानून ने उचित कार्रवाई की। लॉ एंड ऑर्डर कौन सा कानून को उल्लंघन किया तो बताओ ना। लॉ एंड ऑर्डर को एक महिला ने जो आपकी विधायक भी थी, घर में आकर उसने कौन से कानून का उल्लंघन किया? घर में घुस हनुमान चालीसा पढ़ने का महाराष्ट्र में बैन हो गया क्या? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, पूरा देश पढ़ता है, आप दुनिया में तो भाई साहब उनको क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? राइट ब्रदर साहब, राइट ब्रदर साहब, राइट ब्रदर साहब, राइट ब्रदर साहब। अब निगाह जो है आगे की तरफ होनी चाहिए। जी, जवाब वेरी क्विक एंड देन कांग्रेस। ये अगर अभी जो मध्य प्रदेश में हारेंगे तो भी हमें लगता है हनुमान जी की कृपा से आप हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मध्य प्रदेश में भी हारेगी, छत्तीसगढ़ में भी आ जाएगी। अब आपके बीच में नहीं बोला, अभी बता रहा हूं, अरे हम बता रहे हैं बजरंग दल को इन्होंने बजरंग बली से मिलाया, तकलीफ होने लगी। जब बजरंग दल को बजरंग बली से मिलाया, पार्टी को जिता रहे हैं, बजरंग बली ने मुझे इनको मजा चखाया, लौटे कर्नाटक में चखाया, बोल किधर से रहे हैं? उसके बाद जो है मुझे ये नहीं पता लगता है कांग्रेस के हैं कि सपा के हैं कि बसपा के हैं कि राइट भाटी साहब भाटी साहब, मैं तो उसका जवाब देना चाह रहा था। उत्तरमहू में जो पार्टियां टूटती हैं, राकेश त्रिपाठी जी ने अपनी पार्टी का कैरेक्टर बहुत साफ शब्दों में कह दिया, आपके शो में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। कह रहे थे हमारे साथ रहते तो नहीं टूटते, अब हमारे विरोध में गए तो टूट गए। जैसे इलाके के दादा होते हैं नहीं कि जो महीना देता रहेगा, जो रंगदारी पहुंचाता रहेगा तो ठीक है, वरना डकैती पड़ जाएगी। और डकैती डाल के भी ये कह रहे हैं अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए, अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए। चिल्लाना चाहिए पीड़ित आदमी को, जो लुटा है, लूटने वाले ही चिल्ला रहे हैं, कह रहे बचा नहीं पाए, कितने कमजोर आदमी हैं। ये जो देश में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक भ्रष्ट राजनीति की शुरुआत की है, इसके दुष्परिणाम बहुत खराब हैं। दत्ता जी विल रिस्पॉन्ड दिस। धारा आर्टिकल 356 का एक तरह से श्रेय पूरे कांग्रेस पार्टी को जाता है। कितने बार कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया आर्टिकल 356 का, राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। 96 टाइम्स आजादी के बाद से लेके अभी तक राष्ट्रपति शासन। उसके साथ साथ इंदिरा इज लॉ एंड लॉ इज इंदिरा। किसने लगवाया? इमरजेंसी किसने लगवाया था? अरे संविधान का ऐसे चीज ऐसी इस तरह से तिलांजलि किए, संविधान का फाड़ के फेंक दिए, इमरजेंसी लगा के, राष्ट्रपति शासन लगा के, और उसके बाद सारे विपक्ष के पार्टियों को इमरजेंसी के दौरान अंदर जेल में डाल के मणिपुर पे क्या आप गुणगान गा रहे हैं। भाजपा तो ये कर रही है। अरे पूरे देश को किसने सिखाया ये सारी बातें? तो कांग्रेस ये जरा बताए ना। कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के दौरान कितने बार दत्ता जी आपके तर्क तो बड़े जबरदस्त थे। बीजेपी कहती है कि मेरे साथ रहते, दत्ता जी आप कहते हैं कि मेरे साथ रहते तो नहीं टूटते, उधर गए तो टूट गए, और दूसरा ये कहते हैं आप, दत्ता जी देखिए, दत्ता जी दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने आपने सीखा। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा कितनी बार लगाया राष्ट्रपति शासन? जम्मू कश्मीर में जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया, सतपाल मलिक भी कुछ बोल रहे हैं। 9 साल में सतपाल मलिक साहब ने भी कुछ बोला। लेट कांग्रेस आंसर देने। सतपाल मलिक साहब पे भी बोलिए, जब राष्ट्रपति शासन लगाया आपने, मौजूद वो बोलिए ना, वहां नहीं बोलेंगे। पुलवामा के ऊपर अभी बात करी है उन्होंने, बोला नहीं जा रहा है, सवाल खड़े करे उनसे नहीं बोला जा रहा है। वन भाई असली चेहरा जी। स्टूडियो में डिबेट हो रहा है तो थोड़ा आवाज कम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा, और शांति रहे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अब शांति बरती आप, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बात कही 356 की बात कही है, संविधान, हाँ जी, संविधान का प्रावधान है, संविधान में है, संवैधानिक पद्धतियों और नियमावलों के तहत ही उसको लगाया गया होगा। इनकी सरकार है, फुल मेजोरिटी में है। त्रिपाठी जी हटा दें लोकसभा राज्यसभा में बहुमत पास करके, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकारों को तोड़ने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और धौंस दिखाकर सीबीआई और ईडी का, ये कहां तक उचित है? पहली बात। दूसरी बात आपने कही इकोनॉमी को लेकर, इस देश में 3 गुना कर्ज 1,55,000 करोड़ का बढ़ गया, किसी ने इस पर एक बार भी नहीं कोई बात कही। 80% लोगों की आमदनी कम हो गई देश में, इस पर कोई चर्चा नहीं। 27 करोड़ लोगों के
जो है रोजी रोजगार जो कम हुए, बीपीएल में आ गए, इस पर कोई चर्चा नहीं। राकेश जी रिस्पॉन्ड, राकेश जी रिस्पॉन्ड। कोई बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी खामियों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हैं। अरे भाई, कई बार कांग्रेस के भीतर वर्टिकल डिवीजन हुआ, खंड खंड कई बार कांग्रेस टूटी है। क्या भाजपा की वजह से टूटी? क्या एनसीपी का गठन भाजपा की वजह से हुआ था? ये शरद पवार क्यों पार्टी छोड़ करके गए थे? विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया जी को ठेंगा दिखा करके शरद पवार क्यों टूट करके गए थे? ये टीएमसी क्यों बनी थी? ये कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ममता बनर्जी क्यों गई थी? क्या भाजपा की वजह से गई थी? अरे ये चाचा भतीजे अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी का झगड़ा क्या भाजपा ने करा दिया था क्या? अरे भाई, अपने भीतर झांक कर देखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि पुत्र मोह में परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर के चलेंगे तो यही होगा। आपके अपने भीतर की कमियों का आत्मावलोकन करिए। राजनीतिक सुचिता के साथ, विचारधारा की निष्ठा के साथ जब चलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। शिवसेना जिस विचार के साथ चली थी वो विचार खो बैठी और इसलिए शिवसेना की ये गति हुई है, जिसने शिवसेना के विचार को छोड़ा। देश को जवाब दो। मैं आज अभी बस सिर्फ इतना, सोमवार को मेरी मुलाकात होगी। भैया जी कहीं में बने रहिए हमारे साथ आप।